everyone and welcome to the channel Rising Stars Academy। मेरा नाम है डॉक्टर शरणजीत कौर और मैं एक एजुकेटर हूँ। आप लोगों के लिए ये क्लास लेकर आई हूँ जिसमें हम लोग फोटोसिंथेसिस को पढ़ने वाले हैं। फोटोसिंथेसिस के आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो होंगे बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स क्योंकि वो समझ लेंगे तो फिर उससे चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो बेटा फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में, एज यू कैन सी अ स्माइलिंग सन हियर तो एक सनलाइट के प्रेजेंस में जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट को यूज करके ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं और अपने लिए ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। ये होती है हमारी फोटोसिंथेसिस। तो जो भी आपके हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके लिए कुछ हम लोग कोर्स कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। कोर कंसेप्ट जो आज के रहेंगे वो रहेंगे फोटोसिंथेसिस, इसका डेफिनेशन, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर कुछ जनरल कंसेप्ट्स आते हैं जैसे कि लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। लाइट की कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो एक पार्टिकल और एक वेव दोनों की होती है। जब कोई मॉलिक्यूल कोई लाइट को एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट चेंज हो जाती है। एंड नंबर 3, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाती है। तो सबसे पहला बात आती है कि ये फोटोसिंथेसिस क्या चीज है। फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस विच इज यूज्ड बाय प्लांट्स, एल्गी एंड बाकी कुछ बैक्टीरिया भी इस प्रोसेस को यूज करते हैं जिसकी वजह से जो सनलाइट होती है वो सनलाइट का यूज करके वाटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वाटर को रिड्यूस कर दिया जाता है और ऑक्सीजन बना ली जाती है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, ये जो वाटर का रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुआ यानी कि ऑक्सीजन बनी, तो ऑक्सीजन के बनने के टाइम पर रिडक्शन हो जाता है किसी दूसरी चीज का जिसका नाम होता है NADP। ये बना लेता है NADPH। इसने बना लिया NADPH। तो NADP था, इसका रिडक्शन हो जाता है और रिडक्शन हो जाने के बाद ये बना लेता है NADPH आयन। ठीक है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरी चीज, ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहाँ पर होता है, ये प्रोसेस होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में पाया जाता है, एल्गी में मिलता है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर भी मिलता है। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे करके। ये स्ट्रक्चर मेम्ब्रेनस पार्ट होते हैं जिनको हम कहते हैं थाइलेकॉइड। ये रीजन होते हैं थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड के अंदर आपकी एक रिएक्शन होती है जिसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शन। सो बेसिकली दो तरह की रिएक्शन होती है। एक होती है लाइट रिएक्शन जो डायरेक्टली लाइट के एब्जॉर्प्शन की वजह से हो रही है। इसमें दो प्रोसेस होते हैं, इसके दो प्रोडक्ट होते हैं, एक बनता है इससे ATP और दूसरा बनता है इससे NADPH। ठीक है, ये दो चीजें बन रही है आपकी लाइट रिएक्शन में। और एक दूसरी रिएक्शन होती है, ये लाइट रिएक्शन होती है आपके थाइलेकॉइड में, और दूसरी रिएक्शन होती है वो होती है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन होती है आपके स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा क्या है, स्ट्रोमा एक वाटरी सब्सटेंस है जो कि थाइलेकॉइड के बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर कुछ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी वजह से इसका कलर ग्रीन दिखाई देता है। वो जो पिगमेंट होते हैं वो कहलाते हैं क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोफिल है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लाइट के एब्जॉर्प्शन की वजह से। क्या हो रहा है, इनके अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो हमारी फोटोसिंथेसिस ओवरऑल क्या हुई, फोटोसिंथेसिस यानी कि लाइट के प्रेजेंस में सिंथेसिस होना। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्लांट, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया यूज करते हैं जिसकी वजह से जो सनलाइट है उसको वो सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को ये क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं फूड या शुगर्स में और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो ओवरऑल प्रोसेस ये आता है आपका। अब आप कहेंगे कि ATP भी बना था, NADPH भी बना था। तो ये जो ATP और NADPH बना था वो लाइट का यूज करके एक तरीके की केमिकल एनर्जी बन गई थी। उस केमिकल एनर्जी का यूज स्ट्रोमा में कर लिया जाता है और डार्क में आपको ग्लूकोज मिलता है। ठीक है जी, तो ये ग्लूकोज आपको यहाँ से मिल रहा है। तो इसमें आपका लाइट एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट हुई और केमिकल में कन्वर्ट हो जाने के बाद वो फाइनली आपकी रिजर्व फूड में आ गई। सो दिस इज द फाइनल प्रोसेस।
अब जो फोटोसिंथेसिस है मैंने आपको बताया वो कहाँ हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में, जिसके दो पार्ट हैं, या तो लाइट रिएक्शन है और एक डार्क रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन होती है थाइलेकॉइड में और डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस अगर हम हायर प्लांट्स की बात करते हैं तो बेसिक कंसेप्ट क्या है लाइट रिएक्शन के अंदर, कि ये जो आपके दो तरह के फोटो सिस्टम पाए जाते हैं, हम लोग इसको पढ़ेंगे थोड़ा बाद में, पहले हम बेसिक बेसिक समझ रहे हैं, तो हमें समझ में आना चाहिए कि हमने कहा था एटीपी का प्रोडक्शन होता है और NADPH2 का प्रोडक्शन होता है लाइट रिएक्शन में। तो लाइट में होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं किससे, इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं वाटर से। वाटर आपका इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करा देता है, जो कि फिर आपके फोटोन्स होते हैं, जो कि फोटो सिस्टम 2 एब्जॉर्ब कर रहा है फोटोन। ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने का काम करते हैं और ये जंप करके हायर फॉर्म में पहुंच जाता है। कौन, फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 अपनी हायर स्टेट में पहुंच जाता है क्योंकि इसको मिल जाता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मिल जाने के बाद अब क्या करता है, ये अपनी हायर स्टेट से लोअर स्टेट के जो इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर और डोनर होते हैं, यानी कि इससे आगे कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और डोनर आएंगे, उनसे एक एक करके ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और एक दूसरे से ट्रांसफर होते होते वो पहुंच जाते हैं PS1 के पास। अब जिस समय ये ट्रांसफर हो रहे होते हैं तो इस समय एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स जेनरेट होता है। प्रोटॉन मोटिव फोर्स कहाँ जेनरेट होता है, क्योंकि ये प्रोसेस हो रही है थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन में और इस मेम्ब्रेन के बाहर है स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा के अंदर क्या है, उसमें HIN का कंसेंट्रेशन है कम, राइट, अंदर है HIN का कंसेंट्रेशन ज्यादा। तो अब क्या होता है, ये जो कंसेंट्रेशन HIN का या प्रोटॉन का कम और ज्यादा है तो उसकी वजह से ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, और वो जो ग्रेडियंट है उसकी वजह से यहाँ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होने वाले एटीपी सिंथेटेज एंजाइम क्या करते हैं, एटीपी का प्रोडक्शन कर देते हैं। तो यहाँ एटीपी का प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, इस प्रोसेस में PS2 की हेल्प से आगे बढ़े, हम आगे जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दूसरा एक और फोटो सिस्टम काम करता है हायर प्लांट्स में। तो उसमें क्या होता है, ये फोटोन जाता है और इसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देता है और ये जम करके यहाँ पहुंच सकता है। इसके पास दो ऑप्शन है कि ये वापस यहीं चला जाए और एक तरीके का साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कर ले। ये कहलाता है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूम रहे हैं, राइट। दूसरा एक और प्रोसेस होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से दूसरे लोअर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और डोनर पे चले जाए, वहां से फिर फाइनली आपको NADPH2 मिल जाते हैं, ये स्टोर फॉर्म में होते हैं। और फिर फाइनली क्या होगा, फिर होगी डार्क रिएक्शन, जिसके लिए लाइट की जरूरत नहीं है लेकिन ये हमेशा चलते रहती है। अब हमारा ये सोच सकते हैं ना हम लोग कि लाइट रिएक्शन है जो कि लाइट में हो रही है, तो डार्क रिएक्शन है वो केवल डार्क में होगी, नहीं, वो हमेशा चल रही है, बस उसे लाइट की जरूरत नहीं है। उसे क्या चाहिए, उसे लाइट से बनने वाले इन दो प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, एटीपी भी चाहिए, NADPH2 भी चाहिए। कैसे चाहिए भाई, आपने कार्बन डाइऑक्साइड का तो नाम ही नहीं लिया, वाटर का ले लिया था। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर यूज होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड 3 मॉलिक्यूल्स यूज करता है एक एंजाइम जिसका नाम है रूबिस्को। रूबिस्को इसको यूज करके बना देता है 6 मॉलिक्यूल 3 PGA के, यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। इस प्रोसेस में 6 ATP यूज हो जाते हैं। इसके बाद इनका रिडक्शन होता है, रिडक्शन होने के टाइम पर आपके 6 NADPH भी यूज हो जाते हैं और फिर फाइनली आपको ग्लूकोज मिल जाता है। ठीक है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज आपको मिल जाते हैं। 3 मॉलिक्यूल आपने यूज किए थे कार्बन डाइऑक्साइड के, यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए आपकी 2 साइकिल चाहिए होती है, केल्विन साइकिल, इसको हम कहते हैं केल्विन साइकिल। इन दोनों रिएक्शंस को हम काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे वाले चैप्टर्स में। सो अभी बस हम बेस बना रहे हैं, उनको समझते चलिए। तो डार्क रिएक्शन में क्या हुआ, प्रोडक्शन हो गया ग्लूकोज का बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ATP एंड NADPH2। ठीक है, आगे समझते हैं जो लाइट रिएक्शन थी या जो थाइलेकॉइड रिएक्शन थी, उसमें आपका मैंने बताया था फोटोन का यूज करके इलेक्ट्रॉन अपने, या जो PS2 है वो अपने हायर स्टेट में आ गया, वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन दूसरे PS1 में पहुंचा, वहां से इलेक्ट्रॉन गए और NADPH2 बनाया। इस बीच के प्रोसेस में प्रोटॉन मोटिव फोर्स जेनरेट हुआ था और ATP का जेनरेशन हो गया था।
राइट। तो एक चीज हमको समझ में आती है क्या, कि भाई लाइट के प्रेजेंस में यहाँ क्या हुआ था, फोटोन का यूज हुआ था, यहाँ भी फोटोन का यूज हुआ था। इस लाइट की वजह से इसको एनर्जी मिल गई थी और ये हायर स्टेट में आ गया था। तो यहाँ से कंसेप्ट आता है नंबर वन। कंसेप्ट नंबर वन इज कि जो लाइट है उसके पास दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक होता है पार्टिकल का और एक होता है वेव का। ये बात हमें सबको पता है, फिजिक्स में हम सबने पढ़ रखी होगी कि लाइट के दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, पार्टिकल एंड वेव। वेव के अकॉर्डिंग जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये इस तरीके से चल रही है, राइट। अगर मैं वेव लेंथ की बात करूं तो अगर इस वेव से लेके इसका टॉप से लेके और यहाँ तक टॉप के बीच का पार्ट करते हैं, ये कहलाती है वेव लेंथ। इसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा 1, 2 इस तरीके से कितनी आपको क्रेस्ट नजर आ रही है, कितने आपको टॉप्स नजर आ रहे हैं, ये सब कहलाती है इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एक हो गया लैम्डा, एक हो गया न्यू। लैम्डा मतलब वेवलेंथ, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम किसी लाइट की बात करते हैं तो इसकी क्या होगा, इसकी स्पीड कैसे डिटरमाइन की जाती है, स्पीड c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। इन केस ऑफ लाइट ये जो स्पीड होती है ये बहुत ज्यादा होती है, ये स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये इसकी स्पीड है। अब इतनी स्पीड से आपकी लाइट ट्रैवल करती है, ये इसकी हो गई वेवलेंथ एंड इसका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी होती है, दूसरी प्रॉपर्टी कहलाती है पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी। पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं कि जो लाइट है वो एक पैकेट के फॉर्म में चल रही है, यानी कि फोटोन्स के फॉर्म में चल रही है, इसको हम कहते हैं फोटोन। फोटोन होता है तो उस हर एक फोटोन की एक पर्टिकुलर एनर्जी भी होती है। अब जो एनर्जी होती है उसको हमने कहा कि वो होती है ई, वो ई होती है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं एच न्यू। ये होती है एच न्यू इसकी एनर्जी, राइट। एच क्या है, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये है इसकी वैल्यू, एच की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट की, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, टी कांस्टेंट वैल्यू है, वेरिएबल क्या है लैम्डा एंड न्यू। तो जब हम सनलाइट की बात करते हैं तो सनलाइट के पास एक बहुत ज्यादा बड़ा स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि उसके अंदर डिफरेंट वेवलेंथ की, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट प्रेजेंट होती है, फोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, और हमारी जो रेंज है वो बहुत ही कम है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए ये है आपका विजिबल रीजन, ये है आपका विजिबल लाइट जो हमको दिख पा रहा है इतना छोटा सा। इस वेवलेंथ से, इस वेवलेंथ से कम वाली वेवलेंथ या हायर फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ, ये हो गई हायर फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ, और इधर की साइड जाएंगे तो लोअर फ्रीक्वेंसी मिलेगी आपको। आप यहाँ देखिए ऊपर पिक्चर में क्या लिखा है, ये देखिए यहाँ पर ये बहुत जल्दी जल्दी टॉप्स आ रहे हैं, सो 1 2 3 4 5 ऐसे करके बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, राइट। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है एक लिमिटेड नंबर की होगी, और जितना आगे बढ़ेंगे तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है यहाँ पर, ठीक है जी बात। अब इतनी बात हमको समझ में आ रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, यानी कि जो एनर्जी है वो इस डायरेक्शन में बढ़ रही है और इस डायरेक्शन में घट रही है। वेवलेंथ इधर बढ़ रही है, यहाँ एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन फॉर एनर्जी। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी, जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतनी कम एनर्जी। हमारा जो हम विजिबल जिसको हम देख सकते हैं वो होती है केवल 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, बहुत छोटा सा रीजन है जो कि हम देख पाते हैं। इसके कम वाला रीजन, कम वेवलेंथ वाला, वो कहलाता है आपका यूवी लाइट, एक्स रेज और गामा रेज, राइट। एंड इससे ज्यादा वेवलेंथ वाला रीजन या लोअर फ्रीक्वेंसी का होता है इंफ्रारेड, रेडियो वेव, रडार, टीवी, एएफ, एएम एंड एफएम, ये सारी रीजन है। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इनवर्सली रिलेटेड होती है। इज इट क्लियर टू ऑल? नाउ अगर हम सोलर स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो सोलर स्पेक्ट्रम जो हमारी अर्थ पर पड़ रहा है वो कितना है, बहुत ज्यादा सोलर स्पेक्ट्रम है, जिसमें आपका अल्ट्रावायलेट रीजन है, विजिबल रीजन है और इंफ्रारेड है।
ये जो आपको ऐसे करके दिखाई दे रहा है ये सारा वो स्पेक्ट्रम है जो आपको मिल रहा है इनपुट। इसमें से विजिबल रीजन आपको दिखाई दे रहा है इस कलर्स के बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक का डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है वो विजिबल रीजन है। अब जो आप यहाँ देख पा रहे हैं लास्ट में ये क्या है कि यहाँ बीच का एक रीजन आपको दिखाई दे रहा होगा, बीच का जो रीजन है ग्रीन पार्ट वो नजर ही नहीं आ रहा, राइट। ये देखिए जो पीक्स है ना, ये पीक्स दिखाते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जितना रीजन है जो हमारी सेल्स या हमारे पिगमेंट्स जिसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो ये जो विजिबल रीजन है इसमें से भी या यूवी लाइट का कुछ पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब किया जा रहा है और यहाँ से लेके यहाँ तक का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब किया जा रहा है। इस बीच के पार्ट को बिल्कुल वेकेंट किया जा रहा है, नहीं हो रहा। So the green light which is in the middle of the visible spectrum, it is not efficiently absorbed, सो इसलिए वो क्या किया जाता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है हमारी आईज में और इसीलिए हमें प्लांट्स ग्रीन कलर के नजर आते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंड कंसेप्ट पर। सेकेंड कंसेप्ट क्या है, हमने ये बोला था कि जब भी कोई मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट चेंज हो जाती है और उसी की वजह से वो अपनी हायर स्टेट में चला जाता है। तो लाइट एब्जॉर्प्शन और एमिशन जो होता है क्लोरोफिल का वो रिलेटेड है इस इक्वेशन से, E इज इक्वल टू एच इंटू सी बाई लैम्डा या एच न्यू। ठीक है, E इज इक्वल टू एच न्यू, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। तो अब अगर हमें न्यू की वैल्यू निकालनी है तो इट विल बी C बाई लैम्डा। तो यहाँ पर क्या होगा, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। क्लियर। नाउ इक्वेशन लाइट की भी बात समझ में आई। तो क्या होता है कि ये जो आपका क्लोरोफिल होता है, अगर ये ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करता है, ब्लू लाइट इसने एब्जॉर्ब की तो ये अपनी हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एंड वेन एवर इट गोज टू द हायर एक्साइटिंग स्टेट, इसके पास चार ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन नंबर वन इज फ्लोरेसेंस, हीट लॉस, एनर्जी ट्रांसफर एंड फोटोकेमिस्ट्री। ये जो आपका क्लोरोफिल है जो हायर स्टेट में चला गया है, बहुत ज्यादा हाई स्टेट में चला गया है, एक तो ये काम कर सकता है कि ये थोड़ी सी हीट लॉस करके अपनी लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट पर आ जाए। ये जो लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट है यहाँ तक रुकने का, ये थोड़ी देर रुक सकता है। इसका जो टाइम है वो है आपका 10⁻⁹ सेकेंड्स, यानी कि 1 नैनो सेकेंड। इतना कम समय के लिए ये यहाँ पर रुक सकता है इस स्टेज में। इसके बाद ये क्या करता है, फ्लोरेसेंस करता है। तो फ्लोरेसेंस का मतलब है कि एक्साइटेड क्लोरोफिल अपना एक फोटोन वापस से री एमिट कर सकता है, जिसके बाद ये अपने ग्राउंड स्टेट में चला जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लोरेसेंस। ठीक है, फ्लोरेसेंस। तो जनरली एक ब्लू लाइट या हायर वेवलेंथ की लाइट को, हायर फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करके एक लोअर फ्रीक्वेंसी या हायर वेवलेंथ की लाइट को एमिट किया, जो कि रेड लाइट में था, राइट। रेड लाइट में एब्जॉर्ब करके इसने इसको एमिट किया तो आया फ्लोरेसेंस। जनरली आपके ब्लू रीजन को लेकर, ब्लू रीजन से एब्जॉर्ब करके रेड लाइट में फ्लोरेसेंस वो दे देता है, रेड लाइट के वेवलेंथ में आपको फ्लोरेसेंस मिलता है। दूसरा कंडीशन आती है हीट लॉस की। जो एक्साइटेड स्टेट है वो डायरेक्टली हीट लॉस करके चला जाता है और कुछ भी एमिशन नहीं होता फोटोन का। थर्ड कंडीशन आती है कि अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर दे। तो क्लोरोफिल क्या करता है, अपनी हायर एनर्जी स्टेट से अपने किसी और दूसरे क्लोरोफिल को ये ट्रांसफर कर देता है एनर्जी, और वो क्या करता है, वो वापस से एक्साइटेड हो सकता है। ये कंडीशन आती है एनर्जी ट्रांसफर में। लास्ट आता है फोटोकेमिस्ट्री, जो कि आपके लिए जरूरी है। फोटोकेमिस्ट्री जो है ये फोर्थ प्रोसेस है फोटोकेमिस्ट्री का। इसमें क्या होता है कि एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी है वो केमिकल रिएक्शंस में यूज हो रही है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस जो है ना, ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन है, यानी कि ये बहुत ही फास्ट है, तभी ये इतनी जल्दी हो पाएगी, समझ लीजिए। तो दिस इज द फास्टेस्ट नोन बायोकेमिकल रिएक्शन, फास्टेस्ट नोन रिएक्शन जो कि पॉसिबल है, जो कि होती है फोटोकेमिस्ट्री, फोटोन्स के थ्रू। तो ये चार तरह की चीजें हो गई, जब मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट चेंज कर रहा है और उसके बाद वो किसी और स्टेट में जा रहा है। थर्ड कंसेप्ट आता है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं।
हमने सोचा, हमने सुना कि हाँ भाई क्लोरोफिल है वो एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्साइटेड होने के बाद वहां से फोटोकेमिस्ट्री होती है और सबसे फास्ट जो रिएक्शन है वो फोटोसिंथेसिस है। तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं वो कौन से हैं? पिगमेंट्स आते हैं क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स और बिलिन पिगमेंट्स। वो क्या करते हैं? वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसा होता है? जिसमें पिगमेंट्स होते हैं आपके क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड, बिलिन पिगमेंट्स। अब ये क्या करते हैं? ये जैसे रिएक्शन, यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये आपका क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर है। डिफरेंस कहाँ आता है? ये जो इसका पायरिमिडिन रिंग है, ये जो सॉरी ये इसका पोरफायरिन रिंग है, इसके अंदर आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए में। और इसी में आपका अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो ये हो जाता है क्लोरोफिल बी। और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप के साथ साथ एक विनाइल ग्रुप है, यहाँ पर SH, एक CH3 और एक यहाँ पर H ग्रुप होगा, और दूसरा इस जगह पर जो ये वाला ग्रुप है ये चेंज होके एसीटोन में आ गया है। तो ये बन गया बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए। इसके अलावा कैरोटिनॉइड होते हैं, बीटा कैरोटीन। बिलिन पिगमेंट्स होते हैं जैसे फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं जो कि हम लोग पढ़ते हैं, फाइकोएरिथ्रोकोबिलिन, ये सब चीजें पिगमेंट्स में आती है। ये क्या करती है? ये लाइट को एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करेंगे तो आएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज शोन हियर। जैसे क्लोरोफिल ए, आप इस लाइन को फॉलो करते जाइए। यहां से गए हम ये वाली लाइन पर, यहां से आ गए, ठीक है। इसके बाद हम पहुंचे, आगे जाके हम यहाँ पहुंच रहे हैं, ये ग्रीन लाइन। तो दो लाइन पर दिख रही है, एक यहाँ पीक दिखाई दे रही है आपको, एक यहाँ पीक दिखाई दे रही है। ये पीक किस रीजन में? एक तो आपको इधर ब्लू रीजन में नजर आ रहा है पीक, और एक आपको इधर रेड रीजन में नजर आ रहा है पीक, राइट। सो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ए ब्लू और रेड को एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो बीच का रीजन है, बेसिकली जो ग्रीन रीजन है, इसको ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। दूसरी बात, आते हैं क्लोरोफिल सी को। ये भी आपका ब्लू रीजन में ही कर रहा है। यहाँ देखेंगे आप, पीक जो आ रही है वो ब्लू रीजन में आ रही है, राइट। इसके अलावा ये कहाँ पर जा रहा है? इसके अलावा ये कहीं और नहीं जा रहा। क्लोरोफिल बी की बात कर लेते हैं। क्लोरोफिल बी का भी पीक यहीं पर आ रहा है। दूसरा ये कहाँ जा रहा है? रेड रीजन में जा रहा है। थर्ड आते हैं हम लोग कैरोटिनॉइड पर। कैरोटिनॉइड के दो पीक आ रहे हैं और दोनों ही यहीं पर आ रहे हैं। कहाँ? ब्लू रीजन में। ये भी ब्लू रीजन में ही दे रहा है। मेनली आपका ब्लू रीजन का जो लाइट है वो एब्जॉर्ब किया जा रहा है। देन आते हैं फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन जो होता है यानी ब्लू कलर का पिगमेंट देता है, ब्लू एल्गे में पाया जाएगा, तो ये ग्रीन कलर का एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लू कलर का एब्जॉर्ब नहीं करता। इस वजह से आपको जो बैक्टीरिया जो एल्गी है वो ब्लू कलर की नजर आती है। दूसरा आता है फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन देखिए केवल रेड वाले में ही नजर आ रहा है, यानी कि ये रेड वाले को एब्जॉर्ब कर लेता है। इतनी बात हमको क्लियर है? ये होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये कंडीशंस थी, ये तीन तरह के कंसेप्ट थे जिनको अभी हमने पढ़ा है। एक कंसेप्ट नंबर 1, 2 एंड 3 आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है जिस लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा उस लाइट पर सबसे ज्यादा आपको एनर्जी दिखेगी। अच्छा, इस पार्ट को, इसको आप एब्जॉर्प्शन को आप देख सकते हैं, जो कि परसेंट एब्जॉर्प्शन है। कैसे मेजर करते हैं इसको हम देखने के लिए आगे वाली क्लासेस को देखेंगे, एक्शन स्पेक्ट्रम समझेंगे और चीजें समझेंगे। सो बने रहिए और क्लासेस के लिए। सो आई एम योर एजुकेटर डॉक्टर शरणजीत कौर एंड दिस इज समथिंग रिलेटेड टू मी। यू कैन फॉलो मी ऑन Unacademy, Instagram, and so many things. You just have to subscribe this channel if you're not subscribing. And reference, you can go through the book Days in Zika.